अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से और ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। और पिछले दिनों एक फेस्टिवल भी हुआ, आप लोगों ने उसको देखा भी, और वजारत इत्तलात व नशियात और ISPR की कोशिशों से ये फेस्टिवल हुआ और एक मतलब फिर ये कोशिश की गई कि इसको रिवाइव किया जाए। लेकिन इसमें इसका मकसद ये था कि इसमें जो नौजवान लोग हैं उनको शामिल किया गया। शॉर्ट फिल्म की जो कैटेगरी थी वो इसमें रखी गई, और जो नए हमारे लोग हैं, जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, हदायतकार हैं, जो दस्तावेजी फिल्म बनाते हैं, उन लोगों को इस पे इंगेज किया गया, यंग लोगों को, और उनको अवार्ड्स भी दिए गए। वज़ीर आज़म साहब भी इस फेस्टिवल में शरीक थे। उन्होंने ये कहा इस मौके पर कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमें ये चाहिए कि वो चीज़ें दिखाएं जो दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, हमारा जो ट्रू इमेज है वो हमारी फिल्म्स के ज़रिए, हमारे ड्रामास के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और अगर हम पाकिस्तान के यहाँ पर अगर सिर्फ मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लूँ तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है उन ममालिक में शुमार होता था जो बहुत ज्यादा फिल्में बनाते थे। पाकिस्तान जो है वो चौथे नंबर पर था 1970 की मैं बात करें। उसके बाद भी बहुत अच्छी फिल्में बनती रहीं, लेकिन 1970 के बाद जब आप पहले चौथे नंबर पे थे, फिर एक ऐसा जवाल आया और इस किस्म की चीजें सामने आई कि लगा कि शायद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री फिर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। लेकिन उस वक्त जिन लोगों ने सहारा दिया उसमें सैयद नूर साहब का बहुत बड़ा नाम है। तकरीबन 5 दिहाइयों से वो मुंसलिक हैं इस शोबे से, और जिस तरह से उन्होंने एक नई जहद दी, एक नई जिंदगी दी, वो बहुत अहम है। और ये क्रेडिट उनके साथ जाता है कि उन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया। उनके साथ और भी कुछ नाम थे, संगीता साहिबा थी, शमी मारा साहिबा थी, फिर उस वक्त के हमारे जो अदाकार थे, मुस्तफा कुरैशी साहब का अगर मैं नाम लूं, और सुल्तान राही साहब थे, अंजुमन साहिबा थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी काबिशों से फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया और इसके जो सब्जेक्ट थे, जो मौजूआत थे, उससे पब्लिक को रुशनास करवाया। फिर कराची से जब हमारा ये लाहौर की जानिब थोड़ा शिफ्ट हुआ इंडस्ट्री का सफर, तो फिर लाहौर का जो कल्चर था वो उसमें हमें नजर आने लगा। पंजाब का जो कल्चर आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उसको बखूबी समझते हैं कि वहाँ के आवाम क्या देखना चाहते हैं, और जो वहाँ की रिवायात हैं उसमें हमें थोड़ा सा वो गंडासा कल्चर नजर आया। सैयद नूर साहब ने फिर उसको जब तब्दील किया तो पंजाबी उर्दू, खासतौर पर उर्दू फिल्मों की तरफ गए, और पंजाबी फिल्में, चूड़ियाँ उनकी बहुत अहम मूवी थी उस वक्त की, कि जिसको बेहद सराहा। बाहर इतना सारा काम किया और इतने बड़े बड़े नाम जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं। इसके बाद फिर मैं डॉक्टर हसन राना साहब का भी नाम लेना चाहूंगी कि वो एक्शन फिल्मों का समझे कि उन्होंने थोड़ा सा वो टच दिया, और 2013 में वॉर उनकी मूवी, फिर 2017 में वॉर 2 और यलगार उनकी मूवीज आई, लोगों ने उसको बेहद सराहा, बहुत पसंद किया। लेकिन आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारा आज गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि इस वक्त क्यों हमें जवाल नजर आ रहा है। जो फिल्म बीनी की हमारी एक रिवायत थी वो क्यों दम तोड़ रही है? क्या सोशल मीडिया, और उस वक्त भी वैसे कहा जाता था कि VCR के आने से लोग सिनेमा का रुख नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग सिनेमा का रुख कर रहे थे। अब हमें करना क्या है, किस तरह से रिवाइव करना है इस कल्चर को, और हमारी जो अच्छी चीजें हैं, जिस तरह बार बार जिसकी तरफ वज़ीर आज़म साहब भी इशारा कर रहे हैं, हमें दुनिया के सामने की लेकर किस तरह से जाना है, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। फिल्म इंडस्ट्री जैसा पावरफुल मीडियम किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और मेरे जो पैनलिस्ट हैं, बेहद हमारे मोहतरम और मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान हैं, उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं सैयद नूर साहब। आप उनका किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिल्म राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, और बड़ी मोहब्बत भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनसे करती है। इनके साथ डॉक्टर हसन राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने पहले जिक्र किया कि वार और यलगार जो इन्होंने मूवीज बनाई, इन्होंने एकदम से उसका मिजाज चेंज कर दिया और लोगों ने उसको बहुत सराहा। आप भी राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और कराची स्टूडियो का रुख करते हैं, वहाँ पर मुस्तफा कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम इनसे भी बेहद मोहब्बत करती है, बहुत मकबूल हैं, और शायद कम लोगों के हिस्से में वो पजीराई आती है जो इनको मिली है, और अवाम इनसे जितनी मोहब्बत करती है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होंगे। बहुत अच्छी चीजें आपसे हमें समझने भी मिलेंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। शकील करार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, साबिक सदर है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ आमिर रजा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ये रिसर्चर हैं, फिल्मी नक़ाद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब अहबाब की इजाज़त से हम लाहौर स्टूडियोज का रुख कर लेते हैं और सैयद नूर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सैयद नूर साहब की तरफ जाते हैं। सर, आपने
जितनी फिल्में बनाई और जो हमें उसमें मौजूआत नजर आए, उस वक्त आपने फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। और आप ये कहते हैं बार बार कि मैं सिनेमा को मरते हुए नहीं देख सकता, ये मेरी जिंदगी है, मैं ये चाहता हूं कि इसको हम अपने पांव पर खड़ा कर दें। सर, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमें जवाल नजर आ रहा है, हम लोग तो उस पर अफसोस करते ही होंगे, आपका दिल जो है वो तो खून के आंसू रोता होगा इस वक्त की सारी सूरत हाल। इसकी वजह क्या है? आपकी समझ में क्या आता है? क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्यों हमारे यहाँ फिल्में नहीं बन रही जितनी के बननी चाहिए थी? इस वक्त के जो हालात हैं उनको कैसे देखते हैं आप? जी, मैं ये कहूँगा कि ये परसेप्शन है कि जी फिल्में नहीं बन रही, हालात ऐसे नहीं हैं। देखिए 2 साल से तो कोरोना, फिल्में बन रही थी, कुछ कंप्लीट थी, और मेरी दो फिल्में कंप्लीट पड़ी हैं। ड्यू टू कोरोना हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए और रिलीज़ नहीं कर पाए, सिनेमा बंद थे। और जहाँ तक कराची इंडस्ट्री की बात है, वहाँ भी ढेर सारी फिल्में तैयार पड़ी हैं, लेकिन हम बस परसेप्शन, जैसे मैंने बात की है, हम नेगेटिविटी की तरफ बड़ी तेज़ी से जाते हैं कि जी फिल्में नहीं बन रही, फिल्में, सिनेमा खाली पड़े हैं। देखिए सिनेमा खाली यूँ पड़े हैं कि सिनेमा की कोई सपोर्ट नहीं है प्रोड्यूसर्स को, और इससे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। जबकि जिस 70s की आप बात कर रही हैं, 90s की आप बात कर रही हैं, उस वक्त सिनेमा और प्रोड्यूसर जो थे वो कॉम्बिनेशन में काम करते थे। प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म अनाउंस की तो सिनेमा वाले आ गए कि जी ये हमारी तरफ से एडवांस है और हम आपकी फिल्म लेते हैं, ये हमारे सिनेमा में लगेगी। तो इस तरह बड़ी सपोर्ट हो जाती थी। उस सपोर्ट में प्रोड्यूसर जो है फिल्में बनाता चला जाता था। अभी टोटली प्रोड्यूसर के कंधों पे बोझ है और वो फिल्म बनाता है और बना के जब लेके जाता है तो उसको वो टर्म्स नहीं मिलती सिनेमा से जिसमें उसका रिटर्न जो है, जो उसने बजट लगाया है, वो उसको मिल सके। और फिर कुछ अर्सा तो इंडियन फिल्म की तलवार जो है वो हमारे सरों पे रही और इंडियन फिल्म को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया, इंडियन फिल्म को बहुत ज़्यादा पजीराई दी गई कि इंडियन फिल्म होगी तो पाकिस्तानी फिल्म नहीं लगेगी। लेकिन बाद महसूस किया एग्जीबिटर ने, सिनेमा ऑनर ने, कि जो बिजनेस पाकिस्तानी फिल्म करती है वो इंडिया की बड़ी से बड़ी फिल्म जो है वो आके नहीं कर पाती। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा, हालात सही होंगे, SOPs के जो है थोड़ा नरम होगी, तो लोग आएंगे, लोग देखेंगे फिल्म। सिनेमा के पास आज भी बहुत मार्जिन है कि हम फैमिली फिल्म्स बनाएं और फैमिली एंटरटेनमेंट हो, बच्चे आएँ मदर और फादर के साथ, पॉपकॉर्न लें, मशरूब लें, कोक लें और लेके बैठ के खाएं और फिल्म देखें। और ये कल्चर आने वाला है। जैसे हालात सही होंगे तो ढेर सारी फिल्में बनी भी पड़ी हैं, बनेगी भी इंशाल्लाह। और सिनेमा पाकिस्तान में मर नहीं सकता चाहे कुछ हो जाए। बहुत लोग हैं उसको जिंदगी देने वाले और उसको जिंदा रखने वाले। सैयद नूर साहब फरमा रहे हैं कि फिल्में बन रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हालात जो हैं अगर वो फेवर में आ जाते हैं तो यकीनन इसका रिवाइवल भी हो सकता है। और जिस तरह से लोग सिनेमा का रुख कर रहे थे तो इंशाल्लाह उसका रुख भी करेंगे। डॉक्टर हसन साहब, आपने एक मुख्तलिफ किस्म का एंगल दिया। आपकी जो फिल्म्स आई, वार की बात कर रही थी मैं, यलगार की बात कर रही थी, तो फिर ये आपने किस सोच के तहत बनाई? आपको ये लगा कि अब हमें थोड़ा सा तब्दील करना है, सब्जेक्ट्स हमारे चेंज होने चाहिए, मौजूआत में तब्दीली होनी चाहिए। सर, क्या था आपके जहन में जब ये फिल्में आपने बनाई? इट्स अ ह्यूज ऑनर। मैंने जी जब वार स्टार्ट की थी या बनाने के बारे में सोचा था, उसका टोटल मार्केट साइज जो था वो 6 करोड़ रुपए था। और जो लास्ट हमारी सबसे सक्सेसफुल फिल्म उस वक्त थी वो प्राइमरली जो फिल्म थी वो थी खुदा के लिए, विच डेड अबाउट 5.25 करोड़ रुपए के करीब उसने बिजनेस किया था। और उससे पहले हिस्टोरिकली सबसे सक्सेसफुल फिल्म वो स्टूडियो सैयद नूर साहब की। तो उस वक्त जो वार का बजट था जी, जब टोटल मार्केट 6 करोड़ रुपए की थी, तो उस वक्त 17 करोड़ रुपए बजट था वार का, जिसमें लोगों को हमने ट्रेन भी किया, बाहर से लोगों को बुलाया जिन्होंने पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को और ट्रेन किया। और हमारे जो DPs थे, हमारे जो बिहाइंड द कैमरा स्टाफ होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हमारे की ग्रिप्स, हमारे गैफर्स, उनको उन्होंने ट्रेन किया कि लाइट की ज़रूरत और उसका डिफरेंस कितना है फ्रॉम द ग्रेनी फिल्म दैट बेसिकली जो एक्चुअल फॉर्मेट है 35 मिलीमीटर का। सो
दूसरा ये था कि जी स्टोरी जो थी उस वक्त आई वांटेड टू डू वाज दिस कि एक तो बिकॉज मेरी एक अपनी एक बड़ी इंटरेस्ट है पुलिस और फौज की जो कुर्बानियाँ थी ऑन वॉर एंड टेरर, आई वांटेड टू शो दैट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो फाइनेंशियली तो इंतहाई एक सुसाइडल किस्म का काम था, बट प्रॉबली शायद किया इसलिए नहीं था फॉर एनी रीज़न के पर्सनल ग्लोरिफिकेशन के लिए नहीं किया था। तो अल्लाह ताला ने जितनी सक्सेस दी उस फिल्म को, मेरी तो खैर कभी भी समझ में नहीं आई। सो एक डिफरेंट तरीके से चीज़ों को और दूसरा हमेशा एक इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। जैसे माशाल्लाह सैयद नूर साहब, क्रैश साहब और जो सीनियर्स हैं वो एक सर्टन जॉनरा को हमेशा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अवाम को दिखाते हैं। आप जाते हैं सैयद नूर की फ़िल्म देखने के लिए, आप जाते हैं हुमायूं की फ़िल्म देखने के लिए या शान की फिल्म देखने के लिए, तो उसी तरह आई थिंक somebody like me would probably have the genre जो कि basically एक्शन से रिलेटेड है, ज़रा मॉडर्न एक्शन से रिलेटेड है, उसमें ज़रा नई टेक्निक्स हैं लोगों को दिखाने के लिए। तो माशाल्लाह हमारे पास एज फार एज टैलेंट इज़ कंसर्न्ड एंड एज फार एज जो हमारे पास टैलेंट पूल है वो बड़ा सिग्निफिकेंटली बड़ा है। बट इससे हम बात करेंगे, दोबारा मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अभी मुझे कराची स्टूडियोज में जाना है, मुस्तफा कुरैशी साहब वहाँ पर मौजूद हैं। सर मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि लोग उस तरह से सिनेमा का रुख नहीं कर रहे हैं, कोविड की जो हमने बात की कि ये सारी एक एपिसोड जो है इसमें तो ऑब्वियसली कि बहुत मुश्किल है, सब कुछ खत्म होके रह गया, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं बाकी भी सारी इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आया है। लेकिन ओवरऑल आपको क्या महसूस होता है कि हम जो पहले जवाल की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं कि जवाल आया है, उतनी फिल्में नहीं बन रही हैं जितनी बननी चाहिए, सैयद नूर साहब ने कहा कि फिल्में बन रही हैं लेकिन फिर भी तादाद उनकी उतनी नहीं है, और आप जैसे लोग जितना नाम आप लोगों ने कमाया अब हमें उतने बड़े बड़े नाम नजर नहीं आते हैं। सर इसकी क्या वजह? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस तरफ तवज्जो दी है। एक बात भी मैं करता चलूं कि काश वज़ीर आज़म साहब जो पार्लियामान में ज़बरदस्त तकरीर की थी जिसमें पाकिस्तान के आज के हर इश्यू को उन्होंने मुदल्लल और मुहज़्ज़ब तरीक़े से पेश किया था, काश उसमें फिल्म या कल्चर के हवाले से भी बात करते। लेकिन फिर भी उनका हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब है या फैसल जावेद साहब है, वो बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए, ड्रामा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए। ये ज़रूर है कि 70s और 80s की दिहाई जहां पाकिस्तान में तकरीबन 2500 सिनेमा हाउसेस थे और साल में 150 से लेकर 200 फिल्में बनती थी, जिसमें से करोड़ों रुपए फिल्म इंडस्ट्री ने रेवेन्यू की सूरत में हुकूमत के खजाने में दिया। हम लोग, मैं अगर 99 फिल्मों में मैं काम करता था, इसी तरह सुल्तान राही साहब थे, इसी तरह और लोग थे, और जिस तरह सैयद नूर साहब हर फिल्म लिखते थे और उन्होंने डायरेक्ट भी की, तो हम अपनी जेब से हमने लाखों रुपए इनकम टैक्स की सूरत में दिया है। आज वो सब कुछ खत्म हो चुका। आज लाहौर जो कि मरकज था पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको लॉलीवुड कहा जाता था, कहा आज भी जाता है, लेकिन आज उसमें न लॉली रही है न वुड रहा है, लॉली पॉप बन गई, वुड को दीमक खा गई। लेकिन इसके बावजूद आज भी ऐसे मुहब्बे वतन पाकिस्तान के लोग मौजूद हैं जो बावजूद मुश्किल हालात के, बावजूद मॉनिटरिंग न होने के बावजूद अब सिनेमे वो 2500 नहीं रहे, अब कोई 50-60 सिनेमे रह गए हैं, उसके बावजूद वो फिल्में बना रहे हैं। आज भी सैयद नूर ने एक फिल्म बनाई है तेरे बाजरे दी राखी, और खूबसूरत फिल्म है,
जिसमें मैं भी हूँ, मेरा बेटा आमिर कुरैशी भी है और आर्टिस्ट भी है। तो ये इनको खराज तहसीन मैं पेश करता हूँ कि इन मुश्किल हालात में जब देख रहे हैं कि करोड़ों आज रुपयों का बजट होता है, इसके बावजूद वो ये रिस्क ले रहे हैं। मार्केटिंग हमारे पास नहीं है। फिल्म की कामयाबी, फिल्म की रिलीज और फिल्म के सर्वाइवल की बुनियाद जो है वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग हमारे पास नहीं है। मैं कराची वालों को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल हालात में जब फिल्म इंडस्ट्री लाहौर की के स्टूडियो सारे बंद हो गए, खंडर बन गए, तो कराची वालों ने कुछ फिल्में बनाई, जैसे अभी जिक्र कर रहे थे खुदा के लिए फिल्म और कई और फिल्में जो निहायत कामयाब भी रही। लेकिन वो बात नहीं रही। अभी भी फिल्में बेशक बनी हुई हैं जो कुछ पाइपलाइन में हैं, लेकिन वो कल्चर जो 70s 80s में, बेशक उसमें कुछ अच्छी फिल्में भी बनी, बी क्लास भी बनी, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन लाखों लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री से जो मुंसलिक थे उनको रोजगार मिलता था। और जो इमरान खान साहब ने सॉफ्ट इमेज की बात की है, हम फिल्मों में सॉफ्ट इमेज ही पेश करते थे, लेकिन सॉफ्ट इमेज पेश करने के लिए हमें हार्डशिप भी दिखानी पड़ती है, क्योंकि जब एक फिल्म में एक विलेन होता है, एक हीरो होता है। विलेन बुराई का सिंबल होता है और बदी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हीरो नेकी का सिंबल होता है। ये नेकी और बदी की जंग जो है ये अज़ल से चली आ रही है, अब तक रहेगी। तो हमें वो बदी जो है, मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत है लेकिन अंदर से वो शैतान सिफत लोग हैं, उनको वो जुल्म करते हैं, वो लोगों के हुकूक को पामाल करते हैं, वो उनको हम फिल्म में सेलुलाइड पर मुंतकिल बेनकाब करते हैं, हम उनका अंजाम इबरतनाक दिखाते हैं, और हीरो जो कि नेकी का सिंबल होता है उसको हम कामयाब दिखाते हैं। गोया जाउल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक और बातिल की जंग जो होती है हम उसमें हक को कामयाब करके दिखाते हैं। और गंडासा कल्चर की जो बात हुई, ये गंडासा अपनी हिफाजत के लिए है, जिस तरह हमारा न्यूक्लियर अपनी हिफाजत के लिए है, अमन कायम करने के लिए है। ये गंडासा भी इसी तरह है। और इस गंडासे का इसका नाम गंडासा बर्रे सगीर के बहुत बड़े शायर, दानिश्वर, अदीब अहमद नजीम कासमी ने गंडासा अफसाना लिखा था। शकील सरार साहब, आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हम सवाल की भी बात कर रहे हैं, क्या वजूहात हैं, आप इस सारी गुफ्तगू के तनाजुर में क्या परसेप्शन बनती है आपकी? क्या आपको वजूहात नजर आती है कि इस वक्त हम जो यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, अब सैयद नूर साहब जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कुर्बानी दे रहे हैं और इस मुश्किल वक्त में सहारा दे रहे हैं अपनी इंडस्ट्री को? देखिए, जो सीनियर्स ने बात की है वो बातें बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक है। जो कोविड ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, पूरे सिस्टम को उसने धर्म भरम कर दिया, पूरे निज़ाम को। लेकिन अब हमने आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरत है, जो पब्लिक डिमांड क्या है, पब्लिक डिमांड के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी नई आ चुकी है दुनिया में। देखिए, जैसे फिनू साहब ने कहा कि फिल्म में बंद नहीं है, उस परसेप्शन को हमने खत्म करना है। बिल्कुल सही। यह बात बिल्कुल मैं इसे एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ परसेप्शन बनाने में हम लोग सेकंड्स लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, उस चीज को खत्म करना है हमने। उसके लिए, और ये पहली दफा आज बात सैयद नूर साहब बता रहे हैं कि वाकई फिल्में बन रही हैं। हम ये समझते हैं कि सब कुछ लपेटा जा चुका, फिल्में बन नहीं रही। भर में इतना है, फिल्में बन रही है, वो सिर्फ वेट कर रहे थे थोड़े से कोविड के हालात बेहतर हो और SOP थोड़ी मिनिमाइज हो तो फिर वो उसको रिलीज करेंगे। फिल्में बन रही है, हॉलीवुड में फिल्में बन चुकी है, वो भी रेडी पड़ी हुई है, उसको रिलीज करना है उन्होंने। इशू क्या है? इशू क्या है कि इसको आप पाकिस्तान में जो है खास तौर पर इस चीज को आपके जो लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, हमें जो टिपिकल एक दो फिल्में बनती रही हैं। एक वक्त था कि जब आप बावर्दी किसी को दिखा रहे हैं, हीरो को बड़े बड़े बालों के साथ उसको दिखा रहे हैं, तो उसको उसी स्पिरिट में दिखाएं जो उसको एक्चुअल उसकी पोजीशन होती है। हमने चीजों को खैर काफी मिक्स कर दिया था। हमें
اس کی ایکچوئل جو ہے پوزیشن اس کی کرداروں کو، ہماری ثقافت کو، ان کے اصل روح کے ساتھ پیش اصل روح کے ساتھ پیش کریں. ٹھیک ہے، لوگ اٹریکٹ کریں. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا آپ ٹچ دیں ماڈرنزم کا، لیکن اپنی اس دائرے سے باہر مت جائیں. پبلک ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے. آپ پبلک کے لیے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے جو فلمساز ہیں، صرف کرداروں کی آپ یہ بات کریں، ان کو ان کے اصل روح میں دکھائیں، یا پھر اب ہمیں کہانیوں میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی؟ ہمارے موضوعات کہانیوں میں بھی خاص طور پہ دیکھیں، یہ ڈرامہ، اسٹیج، فلم، یہ ایک طرف تو ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو کلچر ہے، اس کی عکاسی کرتا ہے. دوسری طرف یہ مت بھولا جائے کہ یہی چیزیں ہمارے بچے جو نوجوان میل فیمیل اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو ذہن نشین کرتے ہیں. اگر ہم نے جو بھی کچھ دکھا رہے ہیں، نیگیٹو دکھا رہے ہیں، پازیٹو دکھا رہے ہیں، ایکچوئل کلچر دکھا رہے ہیں یا کسی اور کا کلچر دکھا رہے ہیں، وہ بچے ہمارے نوجوان سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ سوچ کے فلم سازی کرنی ہے کہ آنے والے وقت میں آج ہم یہ دکھا رہے ہیں تو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد ہمارے بچے کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوگا. لیکن آپ نے پہلی بات ہے کہ اس کو اس اصل روپ میں بنانا ہے، پھر آپ نے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. تو بات یہ ٹھیک ہے، جو فلم ساز ہے اور جو فلم بین ہے، ان کے درمیان میں جو ایک گیپ ہے وہ اس کو منیمائز ہونا چاہیے. بڑھائے سنیما کی تعداد، بڑھائے اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مطابق کرے، لیکن اپنی چیزوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اپنی چال کو. یعنی ٹیکنالوجی کو تو استعمال کریں، لیکن یہ کہ وہ بات یہ اپنی چال جو اپنا کلچر ہے وہ بہت ضروری ہے، اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. جب آپ ہٹ جائیں گے تو اصل جو ہے آپ کا اس کو ایک طرف آپ نیگیٹو کردار آپ کا آ رہا ہے کہ آپ سوسائٹی کو بگاڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، عامر رضا صاحب، اوور آل آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہم کہانی کے بعد کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اس وقت جو سبجیکٹ ہے، لیکن جو ہمارے اساتذہ نے کہا وہ پن پوائنٹڈ انہوں نے مسئلہ ڈائگنوز کر کے ہمیں دے دیا ہے. فلم جو ہے یہ ایک سنیما جو ہے یہ ایک گڈ بزنس پرپوزل ہے. ثقافت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے. سید نور صاحب کوئی ریفارمر نہیں ہے. سید نور صاحب ایک منجھے ہوئے بلا کے سٹوری ٹیلر ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295 کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. ان کے ساتھ جو پروڈیوسر آتا ہے اس کا کام ہے اس فوکس کو شفٹ کرنا ایک اچھے بزنس پرپوزل پر. ٹھیک ہے. قریشی صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ سنیما کا ہمارے ہاں سرکٹ بریک ہو چکا ہے. ہم چھوٹے شہروں کے سنیما کی بات کر رہے ہیں, بیچ میں ہم ایک اور لنک بھول رہے ہیں ٹورنٹ ٹاکیز کا. یہ وہ موویبل سنیماز ہوتے تھے جو چھوٹے چھوٹے دیہات میں جا کے فلمز کو دکھاتے تھے, جیسے کچی ٹاکی عرف عام میں کہا جاتا تھا. تو فلم کی جو ابھی پاکستان میں ڈبیٹ ہے وہ کلچر اور ثقافت, ظاہر جو بھی سٹوری پاکستان کے اندر سے آپ نکالیں گے, آپ کا یوتھ کوئی بھی سٹوری نکالے گا, وہ سٹوری اس کا جو نیریٹو ہے, اس کا ڈسکورس ہے, وہ لاشعوری طور پر اسی ثقافت کے اندر رہتے ہوئے ہی بنے گا. ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے فلم میکرز کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک اچھی بزنس پرپوزل کے طور پر دیکھا جائے. فلم کی کامیابی اس سے نہیں ہے کہ اس نے ثقافت کو ریپرزینٹ کیا یا نہیں کیا. فلم کی کامیابی اسی سے ہے کہ اس کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, اس نے باکس آفس پہ کیا پرفارم کیا ہے. انٹل انلیس ہم اس طرح کی فلمیں نہیں بناتے جو باکس آفس پہ پرفارم کریں, جو مجبور کر دیں آڈینس کو سنیما ہال میں بیٹھے ہوئے یہ سوچنے پہ کہ یہ فلم اینڈ اپ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے, ایسی فلم نہیں جو انٹرسٹ برقرار رہے. دو فلمیں ہیں نا, ایک میں آڈینس یہ سوچتے ہیں کہ یہ ختم کب ہوگی, اور ایک میں آڈینس یہ سوچتا ہے کہ یہ ختم کیسے ہوگی. جو ختم کیسے ہوگی اس کو ہم نے ایک اچھی بزنس پرپوزل کے ساتھ جوڑنا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے ریونیو لے کے آئے تاکہ ہم مزید فلمیں جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکیں. ہم ایک اچھی اس وقت اچھی بزنس پرپوزل والی فلم جو ہیں وہ چاہیے. ٹھیک ہے, میں سید نور صاحب کی طرف جاؤں گی. سر, اس وقت جو بات بزنس پرپوزل کے حوالے سے ہو رہی ہے, اب دو چیزیں ہیں, بلکہ دو تین چیزیں میں چاہتی ہوں کہ ذرا ان پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ ہمارے یہاں جو فلمیں بن رہی ہیں, ہمارے جو موضوعات ہیں, جو بلکہ فلم کے ساتھ اگر ڈرامے پہ بھی تھوڑا سا آپ اپنا کامنٹ کر دیں کہ ہمارے جو کردار ہیں کیا یہ ہمارے معاشرے کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں, اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے. پھر دوسرا, آپ تو کمرشلزم کی طرف ہم چلے گئے ہیں, تو کیا ہماری جو فلم سازی ہے, یہ پاپولر سینما, یہ خاص طور کمرشل مفادات سے کیا آزاد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ موضوعات کی بات کر رہی تھیں. جی, کہ موضوعات کی بات کر رہی تھی کہ موضوعات ہونے چاہیے. ابھی جبکہ فلم جو ہے وہ 2 گھنٹے پہ سمٹ گئی ہے, 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائمنگ جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. دنیا میں اگر آپ یہ دیکھیں جو فلم بن رہی ہے وہ لمبی لمبی سٹوری لائنز پہ نہیں بن رہی, مطلب روبوٹس پہ فلم بنا رہے ہیں. فاسٹ اینڈ فیوریس اگر بن رہی ہے تو کار ریس ہے اور ایکشن اسی میں سے کریٹ ہو رہا ہے, وہ بن رہی ہے. ٹرانسفارمر ٹائپ فلمز ہیں, وہ گاڑیاں جا رہی ہیں, رول ہو رہی ہیں, وہ بن گئے ہیں, انسان بن گئے, روبوٹس بن گئے ہیں, اور وہ نیو یارک تباہ ہو رہا ہے, بلڈنگز تباہ ہو رہی ہیں. یہی فلمز بن رہی ہیں.
फिल्म जो है, मैं बताऊं आपको, लार्जर देन लाइफ मीडियम है। जो आप नहीं सोच सकते, ऑडियंस जो नहीं सोच सकता, वो फिल्म है। जो आप सोच सकते हैं वो ड्रामा है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो। तो लिहाजा हमें अगर इस चीज़ के लिए अगर हम इस्तेमाल करें कि जी सॉफ्ट इमेज के लिए, अच्छे इमेज के लिए पाकिस्तान के, तो वो एक पैरेलल सिनेमा ज़रूर है। और उसके लिए आपको वही काम करना होगा जो इमाम ख़मीनी ने किया था ईरान में। जब इमाम ख़मीनी आए और रेवोल्यूशन के बाद तो उन्होंने फिल्म मेकर तो भाग गए कि जी इस्लाम आ गया। तो उन्होंने बाल बचे कुचे जो लोग थे, जो फिल्म मेकर थे, उनको बुलाया, उनको बुला के उनको कहा कि भाई मैंने एक इदारा बनाया है फराबी, वो आज भी कायम है और आज भी वो फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है और फंडिंग दे रहा है। नहीं, ये फराबी मैंने बनाया है, आप फिल्म्स बनाएंगे फराबी के ताउन से, ये आपको पैसे देगी और ये आप फिल्म बनाएंगे, कतई नज़र इसके कि वो फ्लॉप होती है या हिट होती है। आप ये बनाएं कि वो आपके ईरान का जो क्रेडिबिलिटी है, ईरान का जो तसव्वुर है, ईरान के जो लोगों का रहन सहन है और जो वो कितना बुलंदी पे आपने दिखाना है। तो इस तरह ईरान में फिल्म मेकिंग जो है वो टोटली चेंज हो गई और रेवोल्यूशन आ गया और वो ऑस्कर तक वो लोग चले गए। तो अगर तो ये इमरान खान साहब ने एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ शिरकत की है ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में और बहुत अच्छी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी पॉजिटिव बातें की हैं कि ओरिजिनल फिल्म बनाएं और ये सारा कुछ होना चाहिए, मैं उनसे एग्री करता हूँ। लेकिन कौन बनाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, फंडिंग कहाँ से आएगी, प्रोड्यूसर कहाँ से आएगा? तो लिहाजा उनको जहाँ ये सारी उन्होंने की हैं वहाँ एक ख़ास फंड्स जो हैं मुतय्यन करने चाहिए और कुछ सिलेक्टिव डायरेक्टर्स को बुला के उनको ये टारगेट देना चाहिए कि भाई आप इस किस्म की फिल्म्स बनाएं। वरना कोई प्राइवेट सेक्टर से देखें, अब कोई गुज्जर जो है वो अगर फिल्म बनाने आएगा, जिन्होंने 10 साल 15 साल फिल्म इंडस्ट्री चलाई है, तो वो आके अपने चचा और मामू पे ही फिल्म बनाएगा क्योंकि उसने पैसे लगाने हैं और पैसे लगा के उसने उसका रिटर्न भी लेना है। तो लिहाजा प्राइवेट सेक्टर से जो भी प्रोड्यूसर आएगा वो अपनी मर्जी करेगा, वो इस बात की कतन उसके अंदर जज्बात नहीं होंगे कि वो अपने मुल्क के अच्छे इमेज के लिए, अच्छे सॉफ्ट इमेज के लिए दुनिया में वो फिल्म लेके जाए। वो हम जैसा फिल्म मेकर बना सकता है। बिल्कुल। मैं डेफिनेटली जब मैं फिल्म बनाऊंगा, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, मैं एक फिल्म बनाऊंगा तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं उसमें अपना फन दिखाऊं, अपना आर्ट दिखाऊं, अपने मुल्क की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं और मैं उसको लेके फेस्टिवल्स में जाऊं और बाहर जाऊं। ये मेरा एक ख्वाब हो सकता है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर से आया हुआ प्रोड्यूसर वो पैसा कमाने के लिए आएगा, वो पैसा लगाएगा और पैसा कमाना चाहेगा। तो लिहाजा मैं इस बात पे कतई हक में हूँ और कि जी हमारे अपने इमेज के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए हमें फिल्म्स बनानी चाहिए, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? अभी मुझे मुस्तफा कुरैशी साहब की तरफ जाना है। सर मुस्तफा कुरैशी साहब, सर आपको ये लगता है कि इस वक्त जो माशरती चैलेंजेस इस वक्त मौजूदा हालात के जो हमें दरपेश हैं, तो हमारी जो फिल्म है उन चैलेंजेस को एड्रेस कर रही है? आपने जो पहले बात की कि फिल्मों में जो दिखाया जाता था अच्छाई और बुराई का जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, एक विलन है एक हीरो है, यानी आपको एंड में ये मालूम होता था कि विलन जो है वो एक बुरा इंसान है और हीरो जो है वो अच्छा काम कर रहा है, यानी नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट दिया जाता था। तो अभी आपको ये लगता है कि हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके हवाले से भी काम किया जा रहा है? देखिए, फिल्म जो है वो मुआशरे का आईना होती है और दुनिया में जितने भी राइटर्स हैं, शायर हैं, वो अतराफ में जो कुछ हो रहा होता है उससे इंस्पायर होते हैं और उस अपनी इंस्पिरेशन का इजहार शायर अपनी शायरी के जरिए करता है और राइटर अपनी तहरीर के जरिए करता है। हमारे राइटर्स ने भी ऐसी ही कहानियां माजी में भी लिखी हैं, आज भी लिख रहे हैं कि जो मुआशरे में अच्छाई या बुराई हो रही है, हम उन मुआशरे में जो ईविल्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोगों के हुकूक पामाल करते हैं, उनको हम बेनकाब करते हैं। फिल्म जहां तफरीह देती है वहां एजुकेट भी करती है। सैयद नूर साहब ने फंडिंग की बात की, बहुत अच्छी की, कौन फाइनेंस करेगा?
آج جو محب وطن ہیں, جو جنونی پاکستان کے لوگ ہیں, وہ کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ بات نہیں ہے جو 70s اور 80s کی دہائی میں تھی. اب میں اس فنڈنگ کے حوالے سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے پلیز آپ وقت دیجیے گا کہ حالیہ بجٹ میں آرٹسٹ اینڈومنٹ ویلفیئر فنڈ کے لیے 50 ملینز رکھے گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ 50 ملینز روپیز 50 کروڑ رکھے ہوئے ہیں. یہ فنڈنگ کا سلسلہ ایک تسلسل ہے, پچھلی حکومتوں میں بھی رہا ہے. پچھلی حکومت میں بھی ایک ایسا ہی تھا اور کمیٹی تھی جو کہ صدر مملکت ان کو چیئر کرتے تھے, اس کے تحت تھی. میں ایک سوال کرتا ہوں, آج کی حکومت میں جو ہمارے رہنما ہیں, کہ اس فنڈ میں 20 یا 25 کروڑ رہتے تھے جو کسی بینک میں ہے. ٹھیک ہے, آپ پلیز پتہ لگائیں کہ اس 20 یا 25 کروڑ کا کہاں گئے, کس کو ملے, کیا ہوا. اگر وہ بھی ہے تو اس 50 کروڑ میں وہ 75 کروڑ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل درست کہا سر آپ نے. تو یہ لیکن یہ ٹھیک ہے کہ میری بات پوری ہونے دے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ فنڈ جو ہے, جو ڈیزرونگ آرٹسٹ ہیں, جو بیمار ہیں, جن کے پاس کام نہیں ہے, تو کچھ عرصے کے لیے ان کے زخموں پر مرہم کا کام کرتا ہے, لیکن دس از ناٹ فار ایور. کئی آرٹسٹ, کئی رائٹرس, کئی ٹیکنیشینز ایسے ہیں جو کام چاہتے ہیں, ان کے لیے کام کے مواقع مہیا کرنے چاہیے. اس کے لیے فلمیں بننی چاہیے. یہ بہت اچھی تجویز ہے آپ کی طرف سے کہ اس میں. ٹھیک ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ وقت تھوڑا کم ہے. بہت اچھی تجاویز آپ دے رہے ہیں. مجھے لاہور اسٹوڈیوز کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر حسن رانا صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, جیسے سید نور صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہم شارٹ فلمز کی بات کر رہے ہیں, یا پیرالل سنیما کی جو وہ بات کر رہے ہیں, کہ یعنی وہ تو یہ کام کر سکتا ہے کہ میڈیا کو جس طرح سے بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو, خیر ہماری دوسری فلمیں بھی ایجوکیٹ تو کرتی ہیں, لوگوں کو متحد کرتی ہیں, لیکن جو ہم بیرون ملک بات کرتے ہیں یا انٹرنیشنلی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے اپنے کلچر سے روشناس کروانا ہے, جو ٹرو امیج ہے وہ ہم نے بتانا ہے, اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے ان شارٹ فلمز کے ذریعے کام ہو سکتا ہے. ان کا دورانیہ بہت کم ہے, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور گورنمنٹ ابھی سپورٹ بھی کر رہی ہے. ابھی جو فیسٹیول ہوا ریسنٹلی, وہ اس کا ثبوت ہے کہ اس پہ کام اب کیا جا رہا ہے اور نوجوانوں کو شامل کیا جا رہا ہے. دنیا کے اندر جو ایز فار ایز معاشرے کو چینج کرنے کے لیے صرف ایک ہی میڈیم گنا جاتا ہے, وہ کبھی بھی نہ ٹیلی ویژن ہے, نہ شارٹ فلمز ہے, نہ کچھ اور ہے. ایک صرف اور صرف ایک میڈیم اس کے لیے جنریٹ ہوتا ہے, and that is سنیما. اس کے پیچھے دیر از اے ریزن وائی کہ آپ اس پروگرام سنیما کو کیوں یوز کرتے ہیں فار اسٹریٹجک کمیونیکیشن, یا آپ کی جو ڈیزائنڈ میسیجنگ ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس سنیما میں جاتا ہے وہ ٹکٹ پہ اپنے پیسے دے کے خریدتا ہے. سو ہی از مینٹلی پریپیئرڈ ٹو لسن ٹو ایگزیکٹلی واٹ یو وانٹ ٹو ٹیل ہم اور ہر. دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے صرف فوکس ہو کر صرف آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے. اس وجہ سے ایز فار ایز آپ اپنے معاشرے کی ڈیولپمنٹ کی جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے کلچر کی انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں یا اس کی اسپریڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ سوائے سنیما کے کسی اور میڈیم میں پاسبل نہیں ہے. تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ فلم فیسٹیولز کروا کے ایسا کر کے آپ اپنی ثقافت کو کوئی اس کی ہیلپ کر دیں گے, تو آئی ریئلی ڈاؤٹ کہ سم تھنگ لائک دیٹ کوڈ ایور ہیپن. دوسرا جو بھی شاہ صاحب نے بات کی تھی ایز فار ایز پرائیویٹ پروڈیوسرز کی, تو بیسکلی پرائیویٹ پروڈیوسرز ول کم ان ٹو دی انڈسٹری. وہ انڈسٹری میں اس وقت آئیں گے جب ان کو ایک بزنس ریٹرن کا ملے گا, جب ان کو ایک پتہ ہوگا فلم کا اچھا ہونا, برا ہونا, یا اس کا چلنا یا نہ چلنا کوئی معنی نہیں رکھا تھا. ان دیٹ وے کہ کوئی ہر بزنس جو ہے وہ اس میں زوال بھی ہے اور عروج بھی ہے. کوئی فلم اچھی چلے گی بھی, نہیں بھی چلے گی. تو جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو فلم آپ بناتے ہیں اس کے پیسے تو آپ کو مل جائیں نا, چاہے اس کو آپ کا ایک پیسہ بھی نہ ملے, لیکن اس کا حساب کلوز ہو جائے. اور اس کا ایک دیر ہیز ٹو بی سم ماڈل ٹو بیس اپون دیٹ. اینڈ چونکہ ہمارے ملک میں یہ اٹ از کمپلیٹلی ود سم کچھ پرائیویٹ چینلز کے پاس ہے, کچھ آپ کا جو سینما والا ہے وہ کیش پہ پیسے لیتا ہے, آپ کو سال پیسے نہیں لیتا, اس کے بعد وہ
प्राइवेट चैनल्स के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके पास आ जाते हैं, वो फिर दे कैन डू वट एवर दे वांट टू। तो प्रोड्यूसर्स को आपने खुद मारना शुरू कर दिया है। जब आप प्रोड्यूसर्स मार देंगे तो फिर कुछ 1-2-4 लोग रह जाएंगे, वो 1-2-3 फिल्में बनाते रहा करेंगे, और यस उनको गवर्नमेंट को फंड भी करना चाहिए और बाकी लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है शकील साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अभी मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम रिकमेंडेशंस की तरफ जाएं जरा, कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए प्रायोरिटी पे। देखिए क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है ये दो इसके अल्फाज हैं लेकिन इसकी गहराई बहुत है। मैं समझता हूँ कि अभी प्रोग्राम से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी और फिर रिकॉर्ड, तो बिल्कुल मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म मेकिंग, कल्चर, फंडिंग, ये तमाम इश्यूज जो है एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। प्रोड्यूसर की बात है या उसके टेक्निकल लोगों की बात है, बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। उसके लिए ग्रेट डिबेट करवाई जाए। पीटीवी करा सकता है, पीटीवी एक प्रोग्राम करके अपनी जिम्मेदारी से वो खत्म नहीं होती है उसकी। पीटीवी को चाहिए कि वो कराची और लाहौर में इस पर ग्रेट डिबेट करवाए और जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको उसमें इनवाइट करें। फिर एक मुतफिका कोई चीज सामने आती है तो वो फिर आपका फ्यूचर हो सकता है। एक प्रोग्राम में आप इसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते, कोई चीज को फाइनलाइज नहीं कर सकते, इस पर ग्रेट डिबेट कराई जाए। ठीक है आमिर साहब, दो चीजें, एक तो मुख्तसर आपका आंसर था कि हमारे मौजूद कहाँ है फिल्म के, तो क्या हम तैयार हैं मौजूद के लिए? जिंदगी तमाशा कहाँ है, रिलीज होने दी हमने, कोहराम मच गया। तजावीज़ की बात यह है कि आपको पूरा का पूरा सिनेमा बिनी का कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर सिनेमा स्टडीज के डिपार्टमेंट्स खोलने पड़ेंगे। यहाँ मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आप सिनेमा की प्रपोजल दें तो टीचर सोच में पड़ जाते हैं कि सिनेमा की प्रपोजल स्टूडेंट क्यों दे रहा है। इसके अलावा एक नेशनल फिल्म आर्काइव सेंटर हमारे पास होना चाहिए, जो कि नहीं है, और हमारे जो सार्क कंट्रीज हैं उनके अंदर वो काम कर रहा है। इसके ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए। हमारे पास अपनी जो पहली फिल्म है तेरी याद, उसका एक सिंगल क्लिप नहीं है कि हम कहीं शोकेस कर सकें। जागो हुआ सवेरा, जिसका स्क्रिप्ट फैज साहब ने लिखा है, नॉवल पे मबनी है, कारदार साहब की फिल्म, उसका एक क्लिप पाकिस्तान में किसी बंदे के पास नहीं है, वो कहीं बाहर से जाके हमें लेना पड़ता है किसी कलेक्टर से। इसी तरह एक और फिल्म थी ब्लड ऑफ हुसैन, वो हमारे यहाँ ब्लैक मार्केट में बिकी पाकिस्तान में, और अभी भी बिक रही है। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे आर्काइवल सेंटर ही नहीं है जहाँ पे हम अपने यूथ को बता सकें कि ये हमारा कल्चर था, ये हमारा सिनेमा था, और इस तरह से हमारी फिल्म मेकिंग होती थी, ये हमारे मौजूद थे। अब आप ये एग्जिस्टिंग जो आर्ट है इसके अंदर आप एड इन करें आपने क्या करना है। तो ये कल्चर जब हम प्रमोट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, सिर्फ फिल्म बनाने से बात आगे नहीं चलेगी। अप्रोच होगी तो तभी इस पे काम होगा। सही, नूर साहब की तरफ मुझे दोबारा जाना है। सर वक्त खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि हम बार बार बात करें नए कैमराज और जदीद टेक्नोलॉजी की, क्या सिर्फ उसी की वजह से बहुत कुछ तब्दील हो जाएगा, हम तब्दील कर पाएंगे, या हमें न्यू फिल्म मेकर्स की जरूरत है, नए लोगों की जरूरत है, एजुकेटेड लोगों की जरूरत है कि जिनको हम लेकर आए, शामिल करें? और सर साथ ही साथ कि आपकी तरफ से तजावीज़ क्या हो सकती है, सर बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, पहली बात तो समझाने वाली ये है कि ये जो कहा जाता है कि जी कैमरे चेंज हो, कैमरे जितने मर्जी चेंज हो जाए, जितने मर्जी क्या, लेकिन टेक्निक वही रहेगी, शॉट्स वही रहेंगे। ये आपका इमेजिनेशन है कि आप उन अपने शॉट्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब फर्क ये आया है, 35 का जो कैमरा था उसमें एक फीता चलता था, इसमें एक चिप चलती है। अब वो फीता जो था वो इतनी अच्छी रेगुलेशन नहीं देता था हमारे मुल्क में, बाकी ममालिक में तो बहुत अच्छा था, उनकी लेबॉर्ट्रीज अच्छी थी, हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन हमारे यहाँ अच्छा नहीं था, तो इसलिए हम बहुत पीछे थे। तो लिहाजा ये जो अभी जो बात हो रही थी कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में देनी चाहिए, आर्काइव नहीं है, ये बिल्कुल सही है, ये सब कुछ सही है। और हम 50 साल पे इसी पे डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, इसी पे सेमिनार करते हुए आ रहे हैं, इसी पे डिबेट करते हुए आ रहे हैं। मुझे 50 साल फिर इस फिल्म इंडस्ट्री में हो गए और यही बातें हम करते हुए आ रहे हैं। जो आज ये जो इन लोगों ने जो बात की है, बहुत मुमकिन है इन लोगों के इल्म में ना हो, क्योंकि
ये हमारे इल्म में थी, हमने इस पर डिबेट की है, अब इनके इल्म में आई है, ये डिबेट करें। ये डिबेट चल रही है और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इदारा नहीं बनता जो इन सब की बात सुने और उसको हल करने की कोशिश करे। ठीक, जब तक ये नहीं होगा, ये उसका वाहिद जो है वो फरादी इदारा जो इमाम खुमैनी ने बनाया था, इनको वो बनाना चाहिए, उस पैटर्न पे बनाना चाहिए। डॉक्टर हसन राना साहब सर, लास्ट कमेंट सर। जी बस यही है कि बेसिकली एक इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। आपने सिर्फ एक काम ये करना है कि जी बिजनेस को वाइबल बनाना है, एटलीस्ट अच्छी बुरी फिल्में बनती रहेंगी और वहीं से ही जब हमारी पुराना जो हमारा था सिनेमा, उसमें भी सारी सक्सेसफुल नहीं थी, सारी बहुत अच्छी नहीं थी और सारी बहुत बुरी नहीं थी। सो वी नीड टू ट्राई, हमें कोशिश यही करनी है कि इसको एक प्रॉपर एक इंडस्ट्री की तरह देखें और अपने प्रोड्यूसर को मरने मरते हैं, प्रोड्यूसर को डेवलप करें, प्रोड्यूसर को एनहांस करें, वो होगा तो फिल्में बनेंगी, वो नहीं होगा तो नहीं फिल्में बनेंगी। इट्स जस्ट दैट सिंपल। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ सैयद नूर साहब मौजूद रहे, डॉक्टर हसन राना साहब मौजूद रहे, मुस्तफा कुरैशी साहब मौजूद थे, शकील करार साहब और आमिर रज़ा साहब इस सारी डिबेट में हमारे साथ मौजूद रहे। हमने कोशिश की कि अहम चीज़ों को सामने लेकर आएँ और इस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि फिल्में नहीं बन रही, बहुत जवाल हमें नजर आ रहा है, तो उसको किस तरह से रिवाइव किया जा सकता है। कुछ चीज़ें, कुछ परसेप्शन जो है वो क्लियर भी हुई हैं इस प्रोग्राम के दौरान, और गवर्नमेंट इस वक्त जिस तरह से सपोर्ट कर रही है और चाहती है कि इसका रिवाइवल होना चाहिए, और हसन राना साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स को मरने नहीं देना चाहिए, उनको आप मौका दें, नई चीजें लेकर आए। फिल्में तो हर तरह की बनती रहेंगी, अच्छी भी बनेंगी, बुरी भी बनेंगी, और ये हमेशा से है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर इस इंडस्ट्री को तवाना करना है, इस इंडस्ट्री को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना है, तो सैयद नूर साहब जैसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मजीद ऐसे और लोगों को हमें लेकर आना पड़ेगा और इसके लिए काम करना होगा। तभी हम पाकिस्तान का जो एक सही तशख्खुस की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं और अपने लोगों की तरबियत की बात करते हैं, उनको मुतहद करने की बात करते हैं, ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब फनून लतीफ़ा को प्रमोट किया जाएगा, जब अपनी इंडस्ट्री को हम अपने पांव पर खड़ा करेंगे। इसके लिए बहुत सारा काम अभी भी करने की जरूरत है। आज के प्रोग्राम से नाइट चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।